जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी बच्चे लाइव सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर और रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉलेज 2.2 का आज लास्ट एसएलओ हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली इस एसएलओ में हमने illustrate the importance of electronic configuration in the development of new material of electronic devices। ये वाला एसएलओ illustrate the importance of electronic configuration in the development of new material of electronic devices। For example, semiconductors such as silicon have a specific electronic configuration that make them ideal for use in electronic devices। बस ये एसएलओ रह गया, बाकी हम लोग हर चीज पढ़ चुके हैं। तो एंड पे हम जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो फिर एक दफा दोबारा स्किल नॉलेज को रिव्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले सिलिकॉन यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट फिजिक्स में आप इनको इन डेप्थ पढ़ोगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि या तो चीजें कंडक्टर होती हैं या इंसुलेटर होती हैं। कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल्स। इंसुलेटर जो बिल्कुल ही करंट को फ्लो, मतलब उनमें से करंट नहीं गुजरता। इनके बिटवीन एक ऐसी चीज होती है जो कंडक्टर से तो करंट को कम कंडक्ट करती है, बट इंसुलेटर से वो बेटर होती है। तो वो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। अब सिलिकॉन को क्यों सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं। बेसिकली इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। इनके दरमियान में गैप होता ही बड़ा, बिल्कुल ये ओवरलैप होते हैं, मिले होते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये बेसिकली बैंड हैं जिनके दरमियान गैप डिसाइड करता है कि करंट कितना आसानी से फ्लो होगा। जैसे इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा बैंड गैप बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंडक्ट करना उतना मुश्किल होगा। अब अगर आप देखो, इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर में ये ओवरलैप होता है, और सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप माइनर सा होता, थोड़ा सा होता है। तो इन शॉर्ट, सेमीकंडक्टर कंडक्टर से लेस कंडक्टिविटी शो करेंगे और इंसुलेटर से अच्छी शो करेंगे। तो दैट्स व्हाई दे आर हाफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। कैसे सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर बनाने में रोल है किसका? 3s का, N3p सबशेल का। इन सिलिकॉन है वैलेंस शेल। मसलन अगर सिलिकॉन देखें ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, 14 प्रोटॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो अब ये जो 3s और 3p है, कलेक्टिवली ये 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इनके पास 4 हैं। अब ये 3s और 3p ऑर्बिटल्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सिलिकॉन बिहेव करता है एज अ सेमीकंडक्टर? ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सिलिकॉन, सबसे पहले हमें ये बैंड स्ट्रक्चर को समझना है। बैंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। एक यहां पे स्क्रीन पेज ऐड कीजिएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें मेरे पास एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर शेल्स हैं। अब आपको पता है शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं, फिर फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज आपको पता है। हम यहां पे सिंप्लीफाई बस एक चीज समझना चाहते हैं। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सबशेल में होंगे और फर्दर ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
अब हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ एक खास डिस्टेंस है। अब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एनर्जी एसोसिएटेड है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एनर्जी है ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कोई जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी हाई होगी, जो जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी लो होगी। तो वेरी सिंपल कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब एक खास स्पेसिफिक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। अब ये तो एक एटम है ना, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स हो तो n नंबर ऑफ एटम्स में क्या होगा, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सबकी कोई ना कोई एसोसिएटेड एनर्जी होगी। अब तमाम एसोसिएटेड एनर्जी, अब अच्छा एक और चीज, अब इस एटम के साथ अगर एक और एटम आ जाए, उसे सेंटर में भी न्यूक्लियस होगा, वो भी न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा और इसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। तो जब सॉलिड स्टेट के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपस में, n नंबर ऑफ एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं, ये मैं जो रेड कलर लगा रहा हूं सर्कल्स, ये n नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन तमाम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी ना किसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, किसी ना किसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को अगर मैं एक एनर्जी ग्राफ में ड्रॉ करूं, दिस इज एनर्जी ग्राफ, लेट्स से ये छोटी छोटी लाइनें जो बना रहा हूं, ये लाइनें एनर्जी लेवल्स को शो कर रही है कि किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, किसी की ये है, किसी की ये है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा इनका। क्यों? क्योंकि एक एटम की एनर्जी हो सकता है इस लेवल पे हो, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकता है इस लेवल पे हो, क्योंकि उसको साथ वाला न्यूक्लियस भी तो, साथ वाले यानी ये वाला न्यूक्लियस भी तो इसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे जरा स्क्रीन पे लेके आए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि n नंबर ऑफ एटम्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हर किसी की कोई ना कोई एसोसिएटेड एनर्जी है। उन तमाम एसोसिएटेड एनर्जीज को अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूं तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ये लाइन से मुराद है एक फिक्स वैल्यू है एनर्जी की, और ये मैं हर इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेटली n नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिलियंस मिलियंस में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से ना इनका एक बैंड बन जाएगा, और ये बैंड को अगर आप जूम करके देखोगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग लाइनें नजर आएंगी इस तरह से। मैं तो अब इकट्ठा बना रहा हूं, लाइनों में डिस्टेंस इतना कम होगा कि वो अगर आप मैक्रोस्कोपिकली बड़ा करके देखोगे तो वो शायद नजर ही ना आए, लेकिन जूम करके देखोगे तो थोड़ा 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 एनर्जी का फर्क होगा। ये जो बैंड है एनर्जी ग्राफ के अंदर, इस बैंड को बेटा बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ये बेसिकली एनर्जी ग्राफ है, नीचे एनर्जी लो है और ऊपर एनर्जी हाई है। दिस इज वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड मैंने आपको दिखाया, दिस इज वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उसने शो किए हुए हैं। अब इसके बाद एक और बैंड होता है जिसको मैं ऊपर बनाऊंगा, यानी कि ये अब एक नई एनर्जी है। ये हमें बताता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से निकलकर इस एनर्जी लेवल में आ जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा, फ्री आजाद हो जाएगा, एटम से बाहर आ जाएगा। जब वो फ्री हो जाएगा, ये मुझे स्क्रीन पे लेके आए ना साथ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब वो फ्री हो जाएगा तो वो मूव करेगा, रैंडमली मूव, जिस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो अब ये जो सेकंड में येलो कलर से लाइनें बना रहा हूं, ये भी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स है। अभी तो कोई इसमें रहता नहीं है, अभी तो सारे के सारे किसके अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड के अंदर है, विद एन एटम। वैलेंस बॉन्ड वो एनर्जी लेवल्स है जो विद इन एन एटम है। और कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड दिस इज कॉल्ड, ये देखें नेक्स्ट बैंड आपको कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला। क्योंकि ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसलिए ग्राफ में लो एनर्जी नीचे आएगी और हाई एनर्जी कहां पर आएगी, ऊपर आएगी। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी डेफिनेटली वैलेंस बैंड से क्या होती है, ज्यादा ही होती है। अब इनके दरमियान में ये जो गैप है, ये जो गैप है,
दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप सिलिकॉन के केस में बड़ा लो होता है, लो गैप होता है। अब उस लो गैप की वजह से होता क्या है कि सिलिकॉन को थोड़ा सा ही हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वैलेंस बैंड से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स के आजाद होने का मतलब वो रेडी हैं करंट फ्लो करने के लिए, करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहां पे डेफिनेटली होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इन होल्स क्यों? क्योंकि यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन थे। होल बेसिकली वैकेंसी को बोलते हैं। सीधी बात है कि जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इनके जहां जहां पे इनकी प्लेसमेंट थी वहां पे वैकेंसीज आ गई हैं, अब खाली जगह आ गई है। अब वो खाली जगह को हम होल्स कहेंगे। अब ये होल की वजह से डेफिनेटली यहां वैकेंसी आ गई है। ये सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि सिलिकॉन का ये जो एनर्जी गैप होता है ये मजबूर करता है कि यहां पर वैलेंस बॉन्ड के अंदर होल्स क्रिएट हो जाएं और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाएं। और दैट्स व्हाई सिलिकॉन जो है वैसे तो करंट नॉर्मली नहीं होगा उसमें फ्लो, लेकिन जैसे उसको थोड़ी सी एनर्जी अप्रोप्रिएट एनर्जी मिलेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ये रवैया शो करेंगे और जिसकी वजह से वो कंडक्टर बन जाएगा। तो है नहीं था कंडक्टर, लेकिन टेम्परेचर या अप्रोप्रिएट एनर्जी देने की वजह से उसने कंडक्शन शो की। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया ये सारा प्रोसेस के व्हाट इज जी। अब इसको देखें जरा, ये इंसुलेटर में देखें ना बैंड गैप बहुत ज्यादा है, जो एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है और नॉर्मली इतनी एनर्जी सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता प्रोवाइड। वैसे हम कर तो सकते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है, इसलिए तो इंसुलेटर का नाम दिया। कंडक्टर में तो बड़ा थोड़ा गैप होता है, इवन कि ये ओवरलैप होता है, यानी वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इंसुलेटर में ये बैंड गैप होता है जिसका हमें फायदा भी होता है कि हम अपनी मर्जी से हीट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे सोलर पैनल्स हैं उसमें यही होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जैसे सूरज की लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर किसमें जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्लो होती है। तो थर्ड पॉइंट, एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। ये तो मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन कैसे होती है कि जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो यहां पे क्या क्रिएट होते हैं, होल्स, ऊपर क्या क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर होल क्रिएशन, और यही कंडक्टिविटी की वजह बनता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सेमीकंडक्टर फंक्शनैलिटी। और सेमीकंडक्टर के अंदर जो फंक्शन है यानी करंट के फ्लो करने का, वो डिपेंड ही किस पे करता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह का है सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ये दो लफ्ज हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। क्या फर्क है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने आपको सिलिकॉन की पीछे मिसाल दी, ये खाली सिलिकॉन है, इसमें कुछ और बाहर वाली चीज नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक है, प्योर। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर एलिमेंट लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम भी ऐसा ही, जिस तरह सिलिकॉन करता है वैसे जर्मेनियम भी करता है। तो ये प्योर फॉर्म में अगर कोई सेमीकंडक्टर होगा तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अब कभी कभार क्या होता है कि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन कराते हैं डोपेंट्स का, डोपिंग करते हैं, एंड देयर रोल इन एनहांसिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी डोपिंग क्या होती है अभी आपको बताते हैं। यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें बाहर से कुछ मिलावट करेंगे, इंप्योरिटी शामिल करेंगे। अब वो जो इंप्योरिटी शामिल करेंगे वो हमारे पास डोपेंट। अब इस प्रोसेस का नाम डोपिंग है। इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसका फायदा क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? इंप्योरिटी ऐड करने पे दो तरह के बेसिकली हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ये एन टाइप पी टाइप है क्या, देखते हैं जी।
लेट्स से स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इसमें फॉस्फोरस ऐड किया, फॉस्फोरस ऐड किया, और फॉस्फोरस के अंदर बेसिकली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस। जैसे ही मैं सिलिकॉन और फॉस्फोरस को मिलाऊंगा तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जैसे आप देखें सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऑब्वियसली जब ये आपस में मिलेंगे तो एक और एक 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, इस तरह ये मिलेंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप गौर करो ना, ये देखेंगे सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन ने, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन साथ वाले सिलिकॉन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन साथ वाले सिलिकॉन का है। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना, दिस इज बॉन्ड पेयर। अब 4 5 इधर देखें जरा, 5 फॉस्फोरस इधर, 5 फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन है, 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन। जब ये पेयर होंगे तो एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा। अब ये जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, ये नाउ दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह पूरी स्ट्रक्चर में, जिसको मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये बेसिकली पूरी बड़ी स्ट्रक्चर होगी और इसके अंदर बहुत सारे फॉस्फोरस एज अ डोपिंग इसमें शामिल किए हैं इंप्योरिटी के तौर पे। और फास्फोरस के शामिल करने से क्या हुआ कि सिलिकॉन को पहले जो हमें हीट करके उसकी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री करने पड़ते थे, अब ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके अंदर। और इस तरह के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब किसी सेमीकंडक्टर में मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे बेटा क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? लास्ट में हमने एडिंग फॉस्फोरस किया था सिलिकॉन के अंदर, अब हम क्या करेंगे? बोरोन को ऐड करेंगे सिलिकॉन के अंदर। अब वही बात स्क्रीन पे लेके आए जरा मुझे। लेट्स से ये मेरा हाथ है, इसमें सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन, ठीक है। अब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन के साथ तो यूज करेगा, ठीक है। यानी ये देखें, सिलिकॉन ने अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया, ठीक है। अब बोरोन का जो होल है, अब सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन तो इंगेज होंगे क्योंकि सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बनाना है। लेकिन जब बोरोन सिलिकॉन का बॉन्ड बनेगा तो बोरोन अपने एक इलेक्ट्रॉन इंगेज करेगा, दूसरा इधर से सिलिकॉन के साथ इंगेज करेगा, ये इधर से इंगेज करेगा। बट यहां से सिलिकॉन की तो इंगेजमेंट होगी यहां से इलेक्ट्रॉन की, बट बोरोन यहां से इंगेज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन अपना। इन शॉर्ट, बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, सिलिकॉन 4, तो सिलिकॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑर्गेनाइज कर लेगा। बोरोन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है तो वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्या क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स? होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो होल है, इस तरह के सेमीकंडक्टर जहां होल्स क्रिएट होते हैं, हम उन्हें कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, वो चारों तरफ से अपने आप को तो कवर कर लेगा, लेकिन बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से जब 3 इंगेज करेगा तो सिलिकॉन का एक तरफ से आएगा, इसका नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये खाली होल। अब नेक्स्ट क्या करना है? हम करते क्या है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स आर द वाइटल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बड़े उसमें इस्तेमाल होते हैं। सच एस हम कंबाइन करते हैं एन टाइप को पी टाइप के साथ। जब एन टाइप को पी टाइप से कनेक्ट करते हैं तो एक तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक तरफ बेटा क्या मौजूद होते हैं? होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, और इस तरह से फिर हम इसकी इस कैपेसिटी को, इस बिहेवियर को, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। मटेरियल एनेबल द क्रिएशन ऑफ डायोड्स। डायोड्स किन्हें कहते हैं? जब हम
एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तो इन्हें डायोड्स इनसे बनते हैं। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में। ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, ये सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं। डायोड्स कंट्रोल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शनल एसेंशियली फॉर रेक्टिफाइंग सर्किट। सर्किट को रेक्टिफाई करना क्या होता है मैं इस डिटेल में नहीं जाता, ये सिर्फ आपने इतना समझना है कि एन टाइप और पी टाइप को मिलाकर इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उस फ्लो को फिर कंट्रोल करके फिर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाइल रेजिस्टर्स अप्लाई और स्विच signals forming the backbone of modern devices like computer and mobile phone। जितने भी कंप्यूटर मोबाइल फोन वगैरह सारे के सब के अंदर ये सेमीकंडक्टर्स हम यूज करते हैं करंट को क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एसएलओ था जिसको हमने इस नॉलेज में कवर करना था। अब मैं चलता हूं ये फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं जहां पे सारे एसएलओ लिखे हैं, ताकि हम वेरीफाई कर लें कि हमने इन तमाम एसएलओस पे बात कर ली है। इंशाल्लाह इसका मैं क्वेश्चन बैंक, डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक एक वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगा एज अ टेस्ट। वो अगर आप कर लेते हैं इन सारे लेक्चर्स को सुनने के बाद, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जी। बस ठीक है, नॉलेज पे लेके आए। नॉलेज हम देख लेते हैं। स्टूडेंट विल डेल्व इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फंडामेंटल सीख ली, यस। कवरिंग टर्म्स लाइक शेल्स पता है, सब शेल्स का भी पता है, ऑर्बिटल्स का भी पता है, क्वांटम नंबर्स का भी पता है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ग्राउंड स्टेट का भी पता है। दे विल लर्न अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एसपीडीएफ सबशेल्स एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ईच कैन होल्ड। हर सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है ये भी पता है। द करिकुलम विल बी इंट्रोड्यूस द सीक्वेंस ऑफ सबशेल एनर्जी लेवल्स, जिसे हमने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहा था वो भी हमने पढ़ लिया। डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किस तरह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, विद इन अ शेल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये भी पढ़ लिया। स्टूडेंट विल एक्सप्लोर how specific configuration like those in semiconductors play a crucial role in electronic devices development and how emission spectrum can be used to determine। emission spectrum भी मैंने पढ़ाया, किस तरह से हम emission spectrum को, जिसे आपने atomic spectra भी कहा है, तो उससे हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेक्ट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये नॉलेज अच्छे से क्लियर है। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका क्वेश्चन बैंक और एक वर्कशीट आपके साथ इनिशियली डिस्कस करूंगा, फिर हम नेक्स्ट नॉलेज को स्टार्ट करेंगे जी। किसी किस्म का सवाल हो किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। सब क्लियर है तो फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, क्लियर है आपको? ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।